हेलो बच्चों, मैं हूं विमल प्रताप। और आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं बायोमॉलिक्यूल का लास्ट टॉपिक न्यूक्लिक एसिड। ठीक, हम लोगों ने बायोमॉलिक्यूल के जो स्टार्टिंग पॉइंट्स थे, जैसे कि माइक्रोमॉलिक्यूल्स थे, मैक्रोमॉलिक्यूल्स थे, ये सब चीज़ों को हमने डिस्कस करा हुआ था। और उसके साथ में हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, हमने लिपिड पढ़ा, हमने क्या पढ़ा था हम लोगों ने, और अमीनो एसिड्स पढ़ा था, प्रोटीन पढ़ा था। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, तो अब हम लोगों का जो है लास्ट टॉपिक बचता है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये भी एक प्रकार का जो है मैक्रोमॉलिक्यूल होता है, बायोमॉलिक्यूल ही होता है। तो उसके बारे में जो है हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से न्यूक्लिक एसिड होते हैं, न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिक एसिड क्यों बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड बना कैसे होता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग आज इस वाले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। और ये वाला लेक्चर जो है हम लोगों का बायोमॉलिक्यूल का लास्ट लेक्चर होगा। तो मतलब आज जो है हम लोग का बायोमॉलिक्यूल खत्म होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग जो है यहाँ पर पूरा कंक्लूड कर सकते हैं। आप लोग चाहे तो फिर से पूरा एक बार पूरा वीडियो लेक्चर साथ में देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग बायोमॉलिक्यूल का लास्ट टॉपिक, जिसको हम लोग न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं न्यूक्लिक एसिड। सबसे पहली बात तो भाई, न्यूक्लिक एसिड जो है उसको न्यूक्लिक एसिड क्यों बोलते हैं, सबसे मेन बात तो यही होती है। देखो, न्यूक्लिक एसिड, देखो ये न्यूक्लियस हमारे सेल, हम एक सेल बना दे अगर, सेल के न्यूक्लियस के अंदर ये पाए जाते हैं, सेल के न्यूक्लियस के अंदर ये पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इनका नाम पड़ा। पहली बात तो न्यूक्लिक, न्यूक्लिक मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियस के अंदर रहने वाला। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये। अब एसिड क्यों पड़ा, ये क्या है, हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, इसी वजह से इसको क्या बोले, न्यूक्लिक, न्यूक्लिक बोले। एसिड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, हमारा डीएनए एंड आरएनए पाया जाता है, डीएनए एंड आरएनए पाया जाता है। अभी हम लोग जब देखेंगे तो उसके अंदर क्या होता है, एक एसिडिक ग्रुप भी लगा हुआ होता है। जो डीएनए एंड आरएनए का अगर हम लोग केमिकल स्ट्रक्चर जब देखते हैं ना, तो उसमें एक एसिडिक ग्रुप भी लगा होता है, जो कि होता है फॉस्फोरिक एसिड। क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है। तो वही फॉस्फोरिक एसिड की वजह से, अब फॉस्फोरिक एसिड पूरा भरा पड़ा हुआ है, ढेर सारे फॉस्फोरिक एसिड भरे पड़े हुए होते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये हमारे जो डीएनए और आरएनए होते हैं, इनका जो कह सकते हो कि जो केमिकल नेचर होता है वो एसिडिक हो जाता है। कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, जिसकी वजह से और तो और ये न्यूक्लियस में पाए भी जा रहे हैं। तो अब न्यूक्लियस में पाए जाने वाला एसिड हो जाता है ये, तो इसकी वजह से इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, न्यूक्लिक एसिड बोल देते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड कौन हो जाते हैं, हमारे डीएनए एंड आरएनए। डीएनए एंड आरएनए क्या होते हैं, हमारे न्यूक्लिक एसिड बोले जाते हैं। क्यों होते हैं, मैंने आपको बता दिया, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, और दूसरा वो कैसे होते हैं, केमिकली एसिडिक होते हैं, इसकी वजह से इनको न्यूक्लिक एसिड बोला जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है अगर देखें तो न्यूक्लियस के न्यूक्लिक एसिड में कौन कौन आएगा, अगर अब हम लोग को नाम देना हो तो हम लोग नाम दे सकते हैं ना, क्या कौन कौन आता है, डीएनए एंड आरएनए, डीएनए एंड आरएनए जो है हमारे न्यूक्लियस के अंदर आते हैं, और यही क्या होते हैं, हमारे न्यूक्लिक एसिड होते हैं। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड होते हैं। और अब देखो ये कैसे मॉलिक्यूल्स थे, मैक्रो मॉलिक्यूल्स थे। मैक्रो मॉलिक्यूल मतलब ये हमारे रिटेंटेट में आ रहे थे, फिल्टर नहीं हो रहे थे ना, बड़े मॉलिक्यूल्स थे ये। क्योंकि क्या होता है, जो न्यूक्लिक एसिड होता है ये पॉलीमर होता है। पॉलीमर होता है किसका, न्यूक्लियोटाइड्स का। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो पॉलीमर होता है। अब कोई भी पॉलीमर सब्सटेंस जो है वो कैसा होता है, बड़ा हैवी सब्सटेंस होता है। जो बड़ा हैवी सब्सटेंस होगा तो वो फिल्टर, कॉटन पेपर से फिल्टर हो पाएगा क्या, या फिर चीज क्लॉथ से फिल्टर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसी वजह से वो कहां पर रह जा रहा था, रिटेंटेट में रह जा रहा था, ऊपर ही रह जा रहा था। वो हम लोगों ने पहले लेक्चर में देखा हुआ है, आप वहां से रिकॉल कर सकते हैं, या फिर पीछे जाकर के वो लेक्चर को देख सकते हैं। मैं आई कार्ड में दे दूंगा उसको, जो आई बटन होता है साइड में, ऊपर साइड में, तो मैं वहां पर भी डाल दूंगा उस चीज का लेक्चर वीडियो डाल दूंगा, वहां पे आप लोग देख सकते हैं कि रिटेंटेट क्या होता है एक्चुअली में। ठीक है, तो ये लोग रिटेंटेट में रह जा रहे थे, कहाँ पे, रिटेंटेट में रह जा रहे थे, इसी वजह से इनका नाम पड़ा मैक्रोमॉलिक्यूल। और ये हैवी भी थे, क्यों, क्योंकि पॉलीमेरिक होते हैं। ठीक है, फाउंड इन द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, किसमें पाए जाते हैं, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में, क्योंकि इनसॉल्युबल फ्रैक्शन ही तो ऊपर रह जाता था ना रिटेंटेट में। ठीक है, अब इनका मॉलिक्यूलर वेट, अब हैवी मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 10,000 डाल्टन से ज्यादा होता है, 10,000 डाल्टन से ज्यादा होता है। ठीक है, अब न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं, मैंने आपको बताया ये क्या होते हैं,
पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। किसके पॉलीमर होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स के। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है ये देखिएगा। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? ये मोनोमेरिक यूनिट है। क्या है? मोनो यूनिट ऑफ डीएनए या फिर आरएनए। ठीक है, डीएनए या फिर आरएनए को आप एकदम से तोड़ते जाओ तो डीएनए या फिर आरएनए का जो सबसे छोटा मॉलिक्यूल आपको मिलेगा, ठीक है, डीएनए और आरएनए का जो सबसे छोटा यूनिट मिलेगा, ठीक है, जो बार बार रिपीट हो रहा था, क्योंकि क्या होते हैं डीएनए और आरएनए भी क्या होते हैं? पॉलीमर ही होते हैं। ठीक है, डीएनए और आरएनए क्या होते हैं? पॉलीमर होते हैं। तो डीएनए आरएनए को जब तोड़ करके जो सबसे छोटा कह सकते हो यूनिट बचता है, वही क्या हो जाता है? हमारा न्यूक्लियोटाइड हो जाता है। तो बार बार न्यूक्लियोटाइड, जैसे ये एक न्यूक्लियोटाइड, मान लो ये न्यूक्लियोटाइड है, इसको मैं NU लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? NU लिख देता हूँ। NU के साथ में फिर एक NU जोड़ दूँ, फिर एक NU जोड़ दूँ, फिर ऐसे एक NU जोड़ दूँ, ऐसे यहाँ पर भी N नंबर तक जोड़ देता हूँ, N नंबर तक जोड़ देता हूँ। ये क्या बन जाएगा? एक पॉलीमर बन जाएगा ना, न्यूक्लियोटाइड का एक पॉलीमर बन जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड का एक पॉलीमर बन जाएगा, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? एक न्यूक्लिक एसिड बोल सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि वो कौन सा न्यूक्लियोटाइड है, वो डिपेंड करता है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड भी क्या होते हैं? अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स भी होते हैं। कैसे होते हैं, कौन कौन से टाइप के हो जाएंगे, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी ये आपको समझ में आया पॉलीमर कैसे होता है, न्यूक्लियोटाइड कैसे पॉलीमर होता है, आपको समझ में आया होगा। तो अभी हम लोग देखते हैं न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर कैसा है। देखो थोड़ा सा ऐसे मैं बता देता हूँ। न्यूक्लियोटाइड जो होता है भाई, ये तीन चीज से मिलकर के बनता है। तीन चीज से, कौन कौन सी चीजों से मिलकर के बनता है? सबसे पहले तो होता है एक नाइट्रोजिनस बेस। क्या होता है? नाइट्रोजिनस बेस होता है, नाइट्रोजिनस बेस होता है। इसको मैं N बेस लिख देता हूं। N बेस का मतलब होता है नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, आप इससे ये रिलेट करिएगा। N बेस का मतलब नाइट्रोजीनस बेस। उसके साथ में जो है होता है पेंटोज शुगर। क्या होता है? पेंटोज शुगर होता है। पेंटोज का मतलब होता है 5। ठीक है, पेंटोज का मतलब 5, मतलब 5 कार्बन का जो है शुगर होता है। जैसे ग्लूकोज हमारा क्या होता है? हेक्सोज होता है, वो 6 कार्बन का शुगर होता है। लेकिन यहाँ पर जो डीएनए या फिर आरएनए या फिर जो न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो है जो शुगर पाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं पेंटोज शुगर, वो 5 कार्बन का होता है। उसके बाद जो है एक ग्रुप लगा होता है फॉस्फेट। ठीक है, फॉस्फेट। तो ये तीनों चीजें मिल करके जो है एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करती हैं। एक न्यूक्लियोटाइड बनने के लिए हमको क्या क्या चाहिए होगा? नाइट्रोजनस बेस चाहिए होगा, पेंटोज शुगर चाहिए होगा, उसके साथ में फॉस्फेट ग्रुप चाहिए होगा। ये तीनों चीजें मिल जाएंगी तो एक नाइट्रोजनस बेस जो है, सॉरी क्या बन जाता है? एक न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। और वही न्यूक्लियोटाइड, अब समझ लो कि एक न्यूक्लियोटाइड में इतनी चीजें होती है, यही चीजें बार बार रिपीट होकर के क्या बना लेती हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना लेती हैं। क्या बनाती हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना लेती हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जो है थोड़ा सा देखेंगे कि नाइट्रोजनस बेस भाई कैसे होते हैं, पेंटोज शुगर कैसा होता है, और फॉस्फेट ग्रुप कैसा होता है। इसको हम लोग जो है अभी जस्ट देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, देखिएगा न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर लिखा है। न्यूक्लियोटाइड में मैंने क्या बताया? तीन चीजें होती हैं। एक तो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, दूसरा पेंटोज शुगर होता है, और तीसरा क्या होता है? फॉस्फोरिक एसिड या फिर फॉस्फेट ग्रुप, मतलब उसी को बोलते हैं हम लोग, फॉस्फेट बोल दो या फिर फॉस्फोरिक एसिड बोल दो। ठीक है, तीनों चीजें क्या है, मतलब सॉरी, फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फेट एक ही चीज हुआ। ठीक है, उसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो हम लोग सबसे पहले नाइट्रोजनस बेस देखते हैं। नाइट्रोजनस बेस भी जो है भाई मेनली दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है प्यूरिन्स, दूसरे होते हैं पायरिमिडीन्स। नाइट्रोजनस बेसेस कितने टाइप के हैं? दो टाइप के, एक होता है प्यूरिन, दूसरा होता है पायरिमिडीन्स। ठीक है, देखो प्यूरिन्स है ये, और ये क्या है? पायरिमिडीन है ये। ठीक है, अब प्यूरिन्स की भी बात करें तो प्यूरिन्स भी अपने आप में क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं, या फिर कह सकते हैं दो टाइप के प्यूरिन्स होते हैं। और वहीं पायरिमिडीन की बात करते हैं तो पायरिमिडीन कैसा होता है? पायरिमिडीन भी 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, पायरिमिडीन 3 टाइप के होते हैं। अब प्यूरिन्स की बात करते हैं तो प्यूरिन में जो दो टाइप है, एक तो होता है एडेनिन। क्या होता है? एडेनिन। दूसरा होता है ग्वानिन, ग्वानिन। अब वहीं पायरिमिडीन की बात करते हैं तो एक होता है यूरासिल, और दूसरा होता है थाइमिन, और तीसरा होता है साइटोसिन। क्या होता है? साइटोसिन होता है। ठीक है, एक होता है
अच्छा, एक होता है यूरासिल, थाइमीन, साइटोसिन, ठीक है। तो टोटल अगर हम लोग देखें नाइट्रोजनस बेस के नाम पे अगर देखते हैं तो 5 प्रकार के जो है नाइट्रोजनस बेस हो जाते हैं, ठीक है। अब कैटेगरी वाइज देखते हैं तो एक पायरिमिडीन होता है और एक प्यूरिन होता है, ठीक है। अब प्यूरिन में क्या होते हैं, दो होते हैं, एक एडेनिन एक ग्वानिन। और वहीं पायरिमिडीन की बात करते हैं, यूरासिल होता है, थाइमीन होता है और साइटोसिन होता है, ठीक है। अब ये जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, अब जब ये न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, आप ये समझिए कि जब न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं ना, तो इनमें से कोई एक नाइट्रोजनस बेस यूज किया जाता है। इनमें से कोई, जो पांचों आपको दिख रहे हैं ना, जो पांचों आपको नाइट्रोजनस बेसेस दिख रहे हैं, इन पांचों में से कोई एक एक टाइम पे इस्तेमाल किया जाता है। एक टाइम पर पांचों में से कोई एक ही इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पांचों के पांचों जो है इस्तेमाल कर लो या फिर दो तीन जोड़ दो उसके अंदर, ऐसा कभी भी नहीं होगा। अभी हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे जो है सिर्फ एक जुड़ता है। देखो, पहले तो हम लोग देखते हैं, देखो ये एडेनिन ग्वानिन, देखो जब भी कोई क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड बनेगा, तो इनमें से कोई भी एक जुड़ेगा, कोई सा भी, डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब इसके बेसिस पर अब कौन सा नाइट्रोजनस बेस जुड़ रहा होगा न्यूक्लियोटाइड में, उसके बेसिस पर भी जो है हम लोग न्यूक्लियोटाइड को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, देखो मान लो एडेनिन जुड़ रहा है, ग्वानिन जुड़ रहा है, ठीक है, एडेनिन जुड़ रहा है, ग्वानिन जुड़ रहा है, या फिर यूरासिल, थाइमिन या फिर साइटोसिन जुड़ रहा है। तो इसमें क्या होता है भाई, इसमें जो है चार, ऐसा कह सकते हो कि इसमें जो है कुछ ऐसे नाइट्रोजनस बेसेस हैं जो कि डीएनए में पाए जाते हैं, और कुछ ऐसे नाइट्रोजनस बेसेस हैं जो कि आरएनए में पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे एक्सेप्शनल नाइट्रोजनस बेसेस हैं जो कि क्या होते हैं, वो दोनों में पाए जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ डीएनए में पाए जाएंगे, कुछ और सिर्फ क्या होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ आरएनए में पाए जाएंगे। तो हम लोग इसको देख लेते हैं कि कौन सा ऐसा नाइट्रोजनस बेसिस है जो कि दोनों में, डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाएगा, और कौन ऐसा नाइट्रोजनस बेस है जो या तो सिर्फ डीएनए में पाया जाएगा या तो सिर्फ आरएनए में पाया जाएगा। तो इसको देख लेते हैं। तो देखो, डीएनए की अगर बात करते हैं, यहाँ पर लिख लेता हूं मैं, डीएनए के अंदर जो है कौन कौन सा नाइट्रोजनस बेस पाया जाता है उसका नाम देखिएगा। एक तो एडेनिन पाया ही जाता है, एडेनिन के लिए मैं ए लिख देता हूं। दूसरा ग्वानिन पाया जाता है, ठीक है, दूसरा ग्वानिन पाया जाता है। तीसरा थाइमीन पाया जाता है, और चौथा साइटोसिन पाया जाता है, ठीक है। मतलब एक कह सकते हो, डीएनए या फिर आरएनए की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उसमें 4 टाइप के जो है नाइट्रोजन बेसेस प्रेजेंट हो सकते हैं, एक हमेशा लेफ्ट आउट रहेगा, एक हमेशा लेफ्ट आउट रहेगा। सिर्फ 4 टाइप के जो है नाइट्रोजन बेसेस प्रेजेंट हो सकते हैं, चाहे वो डीएनए हो चाहे वो आरएनए हो। वो 4 टाइप का बार बार रिपीट होएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वो 5वां टाइप का जो एक एक्स्ट्रा छूट जा रहा होगा, वो जो है वो कभी भी उस केमिकल कंपाउंड में, या फिर कह सकते हो वो डीएनए में या फिर वो आरएनए में नहीं पाया जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या छूट रहा है, यहाँ पर यूरासिल, डीएनए के अंदर क्या हो रहा है, यूरासिल छूट रहा है, यहाँ पर कभी भी यूरासिल नहीं पाया जाएगा। तो जब भी आप कभी डीएनए मॉलिक्यूल देखेंगे, अगर उसके नाइट्रोजनस बेस की बात करेंगे, तो आप हमेशा बताएंगे कि डीएनए में कौन से नाइट्रोजनस बेसेस पाए जाते हैं, एडेनिन पाया जाएगा, ग्वानिन पाया जाएगा, थाइमिन पाया जाएगा और साइटोसिन पाया जाएगा। कभी भी यूरासिल नहीं पाया जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। अब वहीं आरएनए की बात करें, अगर हम लोग आरएनए की बात करें, अगर आरएनए की बात कर लेते हैं, तो आरएनए में क्या हो जाएगा भाई, एडेनिन पाया जाएगा, एडेनिन पाया जाएगा, ग्वानिन पाया जाएगा, उसके साथ में यूरासिल, कौन सा छूट गया था उसमें, यूरासिल छूट गया था, तो यूरासिल पाया जाएगा। और उसमें क्या पाया जाता था, थाइमिन पाया जाता था, तो थाइमिन इसमें नहीं पाया जाएगा, थाइमिन की जगह पर जो है यूरासिल आ गया था। और उसके बाद जो है साइटोसिन इसमें भी पाया जाएगा, साइटोसिन इसमें भी पाया जाएगा। तो देखो कौन रिप्लेस हो रहा है, यूरासिल, कौन रिप्लेस हो रहा है, यूरासिल। आरएनए के अंदर जो है यूरासिल पाया जाता है, और वही डीएनए के अंदर देखा जाए तो थाइमिन पाया जाता है। समझ में आया आपको। नाइट्रोजनस बेसिस टोटल 5 टाइप के होते हैं, लेकिन एक टाइप के मॉलिक्यूल में, जैसे डीएनए का मॉलिक्यूल ले लो या फिर आरएनए का मॉलिक्यूल ले लो, उसमें सिर्फ और सिर्फ 4 टाइप का ही होगा। डीएनए के अंदर एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन पाया जाएगा। वहीं पर आरएनए के अंदर बात करते हैं तो एडेनिन, ग्वानिन, यूरासिल और साइटोसिन पाया जाएगा, थाइमिन की जगह पर, थाइमिन हट जाता है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं, शुगर की बात करते हैं। देखो पहला तो नाइट्रोजन बेस था, नाइट्रोजन बेस देख लिया हम लोगों ने। अब पेंटोज शुगर की बात करते हैं, तो पेंटोज शुगर भी क्या होता है, ये 2 टाइप का होता है। 2 टाइप का होता है किसके बेसिस पर, ये जो है कौन सा शुगर जो है डीएनए में पाया जाएगा, कौन सा शुगर जो है आरएनए में पाया जाएगा, इसके बेसिस पर ये 2 टाइप के होते हैं। देखो यहाँ पर राइबोस शुगर की बात कर रहे हैं, राइबोस शुगर किस में पाया जाता है, आरएनए में पाया जाता है। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। देखो आरएनए के नाम में ही एसिड है।
और वहीं डीएनए की बात करते हैं तो क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। तो देखो यहाँ पर इसमें क्या है, ये जो राइबो आ रहा है ना, ये राइबोज शुगर है। क्या है? राइबोज शुगर है। ठीक है। और यहाँ पर जो डीऑक्सी राइबो है, ये क्या होता है, डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है। डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है। तो वही यहाँ पर है, वही नाम देखा लिखा हुआ है मैंने कि ये राइबोज शुगर होता है किसके अंदर, आरएनए के अंदर होता है। वहीं पर जो है डीएनए के अंदर देखते हैं तो डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है। ये सारे कैसे होते हैं, पेंटोज शुगर ही होते हैं, ये ध्यान देना है। सब कैसे हैं, पेंटोज शुगर ही, दोनों ही। राइबोज शुगर भी पेंटोज शुगर होता है और डीऑक्सीराइबोज शुगर भी पेंटोज शुगर होता है। अभी हम लोग स्ट्रक्चर भी देखेंगे इसका कि भाई ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं फॉस्फेट। फॉस्फेट का सिंपल सा फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला H3PO4। ये फॉस्फेट भी क्या होता है, इन सब के बीच में लगा हुआ होता है। ये तीनों जुड़ करके तभी जो है न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया न्यूक्लिक, जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो कैसे बना हुआ होता है उसको हम लोगों ने देख लिया, कौन कौन से उसके कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे देखें अगर तो नाइट्रोजनस कंपाउंड को जो है थोड़ा सा देखते हैं, उनके स्ट्रक्चर को देखते हैं। नाइट्रोजनस कंपाउंड हमने पढ़ा 5 टाइप के होते हैं, मेनली 2 टाइप के, 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया पांचों को। पहली कैटेगरी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्यूरिन्स। क्या बोलते हैं, प्यूरिन्स। अब प्यूरिन्स में जो है सबसे पहला क्या था, एडेनिन था। सबसे पहला क्या था, एडेनिन था। अब देखो जो प्यूरिन्स होते हैं ना, ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा, हेटेरोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस कंपाउंड भी बोल सकते हो इसको, लेकिन मैं सिर्फ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आपको बता रहा हूं। देखो हेट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या हो गया, ये देखो एक इसमें साइकिल ये पाया जाता है और एक साइकिल देखो दूसरा कैसा है, दूसरा डिफरेंट है, टोटल डिफरेंट है, उसके जैसा नहीं। जैसे यहाँ पर अगर देखें हम लोग तो 6 एटम का जो है ये रिंग पाया जा रहा है, या फिर कह सकते हो हाँ 6 एटम का ही बोल सकते हैं, कोई भी 6 एलिमेंट, क्योंकि नाइट्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन कार्बन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है। ठीक है, यहाँ पर 6 एटम पाए जा रहे हैं, या फिर कह सकते हो 6 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। और वहीं यहाँ पर देखते हैं तो देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, अगर इसको भी काउंट करें ये 5 ही है, ये 6 है और ये 5 है। तो दोनों सेम साइकिल नहीं होता है ना, इसकी वजह से इसको क्या बोल देते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोल देते हैं। अब देखो ये जो पहला वाला है इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, पहला वाला है एडेनिन। एडेनिन के स्ट्रक्चर को देखो, एडेनिन के स्ट्रक्चर को देखो तो क्या है भाई, सिंपल बेंजीन जैसा रिंग है। यहाँ पर पहले नंबर पर क्या लगा है, नाइट्रोजन लगा है, दूसरे नंबर पर कार्बन होगा, तीसरे नंबर पर नाइट्रोजन लगा हुआ है। आपको स्ट्रक्चर ध्यान देना है, दूसरे से तीसरे के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, चौथे और पांचवे के बीच में डबल बॉन्ड है, और फिर यहाँ पे छठे नंबर पर क्या लगा हुआ है, अमोनिया ग्रुप या फिर अमीनो ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, अब 6 से वो 1 के बीच में भी क्या है, डबल बॉन्ड है। ये ध्यान देना, स्ट्रक्चर आपको ऐसे याद करना पड़ेगा भाई, या फिर स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। अब आगे देखते हैं तो दूसरे में भी क्या है, 7वें नंबर पे नाइट्रोजन है और उसके बाद 9वें नंबर पे नाइट्रोजन लगा हुआ है, और 7-8 के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड जो है पाया जाता है। ठीक है, अब इसका नॉमिन जो है नंबरिंग भी आपको हमेशा ध्यान देना होता है। नंबरिंग जो है हमेशा हम लोग यहाँ से कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नंबरिंग भी जो है आपको ध्यान देना होता है। वैसे कभी पूछेगा नहीं आपको नंबरिंग, लेकिन अगर आपको ऐसे नंबरिंग अगर ऐसे कभी बताना हो तो आपको ध्यान देना है नंबरिंग के बारे में। नेक्स्ट था क्या हमारा, ग्वानिन। नेक्स्ट क्या था, ग्वानिन। ग्वानिन की बात करते हैं। देखो अब ये दोनों क्या है, प्यूरिन्स हैं, तो दोनों ही क्या होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। दोनों ही लगभग देखने में सेम लगेंगे। डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये वाला साइकिल जो है ये पूरा सेम है, देखो सेम ही है एकदम से, कोई डिफरेंट नहीं है। फिर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस देखिएगा यहाँ पर जो है पहले नंबर पे जो यहाँ पर क्या था, सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन ग्रुप लगा हुआ था। यहाँ पर क्या है, अमीन ग्रुप लगा हुआ है, अमीन ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पर दूसरे नंबर पर कार्बन ही था सिर्फ, यहाँ पर देखो दूसरे नंबर पर क्या था, सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही था, सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही पाया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर दूसरे नंबर पर क्या था, देखो यहाँ पर दूसरे नंबर पे अमीनो ग्रुप लग गया है, अमीनो ग्रुप लग गया, तीसरे नंबर पर नाइट्रोजन, तीसरे नंबर पर नाइट्रोजन, और उसके बाद सब कुछ सेम है। छठे नंबर पर देखो, छठे नंबर पर यहाँ पर अमीन ग्रुप लगा हुआ था, यहाँ पर छठे नंबर पर क्या है, कीटो ग्रुप लगा हुआ है, छठे नंबर पर कीटो ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। तो 2 डिफरेंस है, एक 6 नंबर पर डिफरेंस और एक 2 नंबर पर डिफरेंस है। तो वो दोनों डिफरेंस को आपको ध्यान देना है कि भाई एडेनिन और ग्वानिन में कहाँ डिफरेंस पाया जाता है, तो 2 नंबर पर डिफरेंस पाया जाता है और
6 नंबर पर डिफरेंस पाया जाता है। आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। एडेनिन ग्वानिन बाकी सेम स्ट्रक्चर है, एकदम से सेम स्ट्रक्चर होता है। अब प्यूरिन के बाद आते हैं पायरीमिडीन की बात करते हैं। तो पायरीमिडीन में क्या है, यूरासिल। यूरासिल में देखो सिर्फ और सिर्फ ये सिंगल साइकिल कंपाउंड होता है, देखो एक ही साइकिल है ना, ठीक है, सिंगल साइक्लिक कंपाउंड होता है। अब देखो इसमें अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर काउंटिंग जो होती है नीचे से हो रही, कहाँ से, नीचे से हो रही होती है। देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पर देखो 2 नंबर पर क्या है, कीटो ग्रुप लगा हुआ है, 3 नंबर पर अमीन ग्रुप, चौथे नंबर पर भी कीटो ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। पहले नंबर पे अमीन ग्रुप पहला नंबर हो गया, ये तीसरा नंबर, दोनों जगह पे अमीन ग्रुप लगा हुआ है। 2 नंबर और 4 नंबर पर क्या लगा है, कीटो ग्रुप जो है लगा हुआ है। अब वहीं ये तो हो गया यूरासिल। अब वहीं थायमीन की बात करते हैं। तो देखो सब कुछ सेम है, सब कुछ दोनों में देखा जाए तो क्या है, सेम ही है एकदम से। देखो देखो दोनों में कैसा है सिमिलरिटी, यहाँ पर अमीन ग्रुप, यहाँ पर अमीन ग्रुप, यहाँ पर कीटो, यहाँ पर कीटो, यहाँ पर अमीन, यहाँ पर अमीन, ठीक है। यहाँ पर कीटो, यहाँ पर कीटो। फिर डिफरेंस कहाँ पर आ गया, डिफरेंस जो है यहाँ पर आ गया 5 नंबर पर। 5 नंबर पर देखो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ लगा होगा तो सिर्फ हाइड्रोजन लगा होगा। क्या होगा, हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पर कार्बन होगा, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, 4 बॉन्ड बना लिया। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, हाइड्रोजन को हटा करके क्या लग गया, मिथाइल ग्रुप लग गया, ठीक है। क्या लग गया, मिथाइल ग्रुप लग गया। इसी वजह से जो है हम लोग थायमीन को जो है एक नाम से और बुला लेते हैं, इसको बोलते हैं 5 मिथाइल यूरासिल। ये नाम ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मिथाइल यूरासिल। क्वेश्चन पूछता है कि 5 मिथाइल यूरासिल किसका नाम होता है, तो थायमीन का नाम होता है। थायमीन का दूसरा नाम क्या हो जाता है, 5 मिथाइल यूरासिल हो जाता है। इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं था, सिर्फ 5वें नंबर के कार्बन पर जो है डिफरेंस आ रहा है, बस बाकी सब सेम है। और वही साइटोसिन की बात करते हैं। साइटोसिन में भी देखो सब कुछ सेम है। सेकंड नंबर पर कीटो है, पहले नंबर पर अमीन, तीसरे नंबर पर अमीन, तीसरे नंबर पर भी देखो डिफरेंस आ गया। देखो यहाँ पर क्या था, अमीन ग्रुप था, तीसरे नंबर पर क्या हो रहा है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जा रहा है, तीसरे नंबर पर यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जा रहा है, ठीक है, डबल बॉन्ड आ जा रहा है। और उसके साथ में क्या डिफरेंस है, चौथे नंबर पर यहाँ पर कीटो है और यहाँ चौथे नंबर पर अमीन ग्रुप लग जा रहा है। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस सिर्फ 2 जगह है, एक ये 3 नंबर पर और 4 नंबर पर। डिफरेंस क्या है, 3 नंबर और 4 नंबर पर डिफरेंस है। यहाँ पर कहाँ पर डिफरेंस है, 5 नंबर पर डिफरेंस है। तो आप जो है ऐसे रिलेट करके, यूरासिल से रिलेट करके जो है आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो पायरीमिडीन जो है 3 होते हैं, यूरासिल, थायमीन और साइटोसिन। और वहीं पर अगर प्यूरीन्स की बात करते हैं तो क्या होता है, एडेनिन और ग्वानिन होता है, ठीक है। आगे देखते हैं पेंटोज शुगर की बात कर लेते हैं। पेंटोज शुगर को देखते हैं तो 2 टाइप के शुगर थे, एक तो था राइबोज शुगर, दूसरा क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर, ठीक है। तो ऐसे केमिकली देखते हैं तो इनको भी एल्डोज बोला जाता है और इनको भी क्या बोलते हैं, एल्डोज ही बोलते हैं, क्योंकि ये एल्डिहाइड कह सकते हो, एल्डिहाइड नेचर के जो है, अगर इनका स्टेट चेन बनाएंगे तो कैसे होते हैं, एल्डिहाइड नेचर के होते हैं, ठीक है। इसकी वजह से इनको एल्डोज बोला जाएगा, ठीक है। देखो C5H10O5 इसका केमिकल फार्मूला होता है। इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, C5H10O4। देखो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, जो डीऑक्सीराइबोज है, देखो राइबोज है, अगर इसका स्ट्रक्चर बनाया, रिंग लाइक स्ट्रक्चर जब बनाते हैं तो देखिए ये 1 हो जाता है, ये 2 हो जाता है, ये 3 हो जाता है, ये 4 हो जाता है, ये 5 हो जाता है। 5 कार्बन दिख गया आपको। देखो सेकंड नंबर पर क्या है, देखो OH ग्रुप लगा हुआ है, सेकंड नंबर पर OH ग्रुप लगा हुआ है, थर्ड नंबर पर भी OH ग्रुप लगा हुआ है, देख लो, ठीक है। और यहीं पर इसकी बात करते हैं तो देखो डीऑक्सी नाम है ना, डीऑक्सी, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सी जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है उसका रिमूवल हो रहा है, कहाँ पे, सेकंड नंबर। देखो ये 1 नंबर हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। यहाँ पर देखो सेकंड नंबर पर जो OH ग्रुप था वो क्या हो गया है, हट गया है। यहाँ पर OH ग्रुप न लग करके क्या है, हाइड्रोजन ग्रुप सिर्फ और सिर्फ लगा हुआ है। तो इसी वजह से जो DNA वाला शुगर होता है उसको क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोज शुगर बोल देते हैं। था तो पहले वो राइबोज शुगर ही, लेकिन उसमें क्या कर दिया गया, सेकंड नंबर से क्या किया गया, OH को हटा दिया गया और सिर्फ किसको लगा दिया गया, H को लगा दिया गया। इसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, डीऑक्सीराइबोज शुगर जो है इसका नाम पड़ जाता है, ठीक है, ये बन गया। देखो शुरू में क्या था, शुरू में जो न्यूक्लिक एसिड था या फिर हमारा जेनेटिक मटेरियल जो था, कह सकते हो लिविंग बीइंग का, वो क्या हुआ करता था, आरएनए ही हुआ करता था, ठीक है, आरएनए ही हुआ करता था। क्योंकि शुरुआती समय में जो है कह सकते हो आरएनए मॉलिक्यूल बना ही था, लेकिन क्या था, आरएनए मॉलिक्यूल जो है बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो अनस्टेबल मॉलिक्यूल था, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल मॉलिक्यूल था। ये किसी के साथ भी केमिकल रिएक्शन करता रहता है,
ठीक है, किसी के साथ भी केमिकल रिएक्शन करता रहता था। तो अब इतना अनस्टेबल मॉलिक्यूल जो है किसी भी लिविंग बीइंग का या फिर किसी भी एनिमल का, किसी भी प्लांट का जो है वो डीएनए नहीं बन सकता है, फिर कह सकते हो जेनेटिक मटेरियल नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है भाई? अब मान लो एक जनरेशन में वो जो है कह सकते हो किसी एक एक्स टाइप का जो है आरएनए मॉलिक्यूल है, लेकिन अभी पता लगा वो अपने जीवन में घूमते घूमते किसी दूसरे केमिकल के साथ रिएक्शन करके वो वाई बन गया, जेड बन गया, या फिर दूसरा कुछ केमिकल बन गया। तो अभी तो वो नेक्स्ट जनरेशन में वो एनिमल वो रहेगा ही नहीं। क्योंकि भाई देखो, एक पर्टिकुलर स्पीसीज को एक स्पीसीज बने रहने के लिए क्या जरूरी होता है? उसका जेनेटिक मटेरियल क्या रहे? कांस्टेंट रहे। लेकिन आरएनए कभी कांस्टेंट रहता ही नहीं था, वो हमेशा ही हमेशा क्या करता था? किसी न किसी दूसरे केमिकल के साथ रिएक्शन करके नया केमिकल मॉलिक्यूल बना लेता था। इसी वजह से आरएनए जो है, कह सकते हो आरएनए को नेचर ने हटा करके बोला, कहा भाई कि तुम जो है जेनेटिक मटेरियल बनने लायक नहीं हो, तुम हर बार जो है रिएक्शन करके कुछ नया बना देते हो। उतना तो मतलब कह सकते हो भगवान ने भी जीवों को नहीं बनाया होगा जितना तो आरएनए खुद ही म्यूटेट होकर के नए नए जीव बना देता था। इसी वजह से नेचर ने इसको जेनेटिक मटेरियल की जिम्मेदारी से हटा दिया, बर्खास्त कर दिया। फिर किसको बनाया? उसी को जो है थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्या बना दिया? हमारे राइबोस डीऑक्सी राइबोस शुगर को बनाया, और जो कि क्या था? ज्यादा स्टेबल था, कह सकते हैं हम लोग मोर स्टेबल देन आरएनए। आरएनए से क्या था? बहुत ज्यादा स्टेबल था। अब देखो अनस्टेबिलिटी क्यों आती थी? ये सेकंड नंबर पर OH लगा हुआ है ना, यहाँ पर भी OH लगा हुआ है। अब इन दोनों के बीच में जो है ज्यादा डिस्टेंस है नहीं, जिसकी वजह से इसमें बहुत हिंड्रेंस रहता है। हिंड्रेंस मतलब होता है टकराव होता रहता है हमेशा। तो इसकी वजह से जो है ये एक दूसरे को धक्का देते रहते हैं, तो ये हमेशा जो है ये किसी न किसी दूसरे केमिकल के साथ में रिएक्शन कर ही लेते थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तो कोई तीसरा आकर के तुरंत झगड़ा, जानते हो दो के बीच में जो है तीसरा अपनी जगह आसानी से बना लेता है अगर झगड़ा चलता रहता है। तो वैसे ही सेम चीज यहाँ पर भी होता था। लेकिन अब यहाँ पर नेचर ने क्या कर दिया? यहाँ से इसके OH को हटा दिया, इसको H कर दिया, इसको H कर दिया। अब कोई झगड़ा तकरार नहीं है, जब एकदम शांति से रह रहे हैं। अब जब एकदम प्यार मोहब्बत से शांति से रह रहे हैं तो कोई तीसरा आ ही नहीं सकता है। तो ये क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है, कंपेरिजन टू किसके? राइबोज शुगर के। ठीक है, ये तो हो गया आपके राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर, जो कि हमारे डीएनए और आरएनए के बीच में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है फॉस्फेट। फॉस्फेट की बात करते हैं, सिंपल भाई, फॉस्फोरिक एसिड। क्या है? फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड हो गया। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड का सिंपल यही स्ट्रक्चर है। अब ये देखते हैं हम लोग ये तीनों के बीच में बॉन्ड कैसे बनता है। ठीक है, ये देखेंगे हम लोग ये तीनों के बीच में बॉन्ड कैसे बनता है। देखो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो किससे बना है? नाइट्रोजनस बेस से बना है, पेंटोज शुगर से बना है, उसके साथ में फॉस्फेट ग्रुप से मिल करके बनता है। ये तीनों को जोड़ करके क्या बनाते हैं हम लोग? न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। लेकिन एक चीज आप स्पेशल ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अगर हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर को ही काउंट करें, सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर को ही काउंट करें और फॉस्फेट को उसमें से क्या कर दें? निकाल देते हैं। फॉस्फेट को उसमें से निकाल देते हैं, तब नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर को जो हम लोग न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइड क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोटाइड से भी छोटा मॉलिक्यूल हो जाएगा। जब हम लोग शुरू में ही पढ़ रहे थे, जब मैंने आपको बायोमॉलिक्यूल्स का क्लासिफिकेशन करके बताया हुआ था, तो वहां पर आपको मैंने दिखाया हुआ था कि जो न्यूक्लियोसाइड होता है, अगर सिंगल न्यूक्लियोसाइड की बात करते हैं तो ये क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड से भी छोटा होता है। इसमें फॉस्फेट ग्रुप एब्सेंट हो जाता है। फॉस्फेट ग्रुप को हम लोग क्या करते हैं? निकाल देते हैं, जिसकी वजह से इसको हम लोग न्यूक्लियोसाइड बोलने लगते हैं। अब न्यूक्लियोसाइड जो है वो कभी भी कोई पॉलीमर नहीं बना सकता है। बिना फॉस्फेट के कोई पॉलीमर, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर बनेगा ही नहीं। अगर हम लोग फॉस्फेट को निकाल देते हैं तो क्या बन जाएगा? सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं, हमको सिर्फ जानना था कि भाई न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, बस वही जानना था। मैंने आपको बता दिया न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। अगर हम लोग किसी भी न्यूक्लियोटाइड में से क्या करें? फॉस्फेट को रिमूव कर देते हैं तो क्या बन जाता है? न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। देखो अब यहाँ पर हम लोग एक न्यूक्लियोटाइड बना करके देखते हैं। देखो ये क्या है? पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर एक बार फिर से बना लेते हैं, कोई सा भी पेंटोज शुगर। यहाँ पर क्या होता था? OH ग्रुप लग जाता था। यहाँ पर देखो, या तो OH लगा दो या तो H लगा दो, क्योंकि सेकंड नंबर पे ही क्या होता था? चेंज होता था। ठीक है, CH2OH।
ये क्या है, पेंटोज शुगर है। एक बार चाहे आप देख लो डायग्राम पेंटोज शुगर का, देखो पेंटोज शुगर का डायग्राम देख लो, ओ एच 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 ओ एच ओ एच, नीचे एच है, फिर CH2OH है। वही चीज़ मैंने यहाँ पे आपको बना करके दिखाया हुआ है, देख लीजिए। OH या फिर H, कुछ भी इसमें से आप दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो। फिर यहाँ पर HOH, फिर यहाँ पर H, फिर CH2OH लगा हुआ है। ये क्या हो गया, आपका पेंटोज शुगर हो गया। अब ये जो पेंटोज शुगर होता है, यहाँ पर इसके जगह पर ये पहला कार्बन है भाई, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर जो पहले कार्बन के साथ में जो OH लगा हुआ होता है, इसके साथ में आकर के नाइट्रोजनस बेस बाइंड करता है। कौन बाइंड करता है, नाइट्रोजनस बेस बाइंड करता है। और जब नाइट्रोजनस बेस बाइंड करेगा, नाइट्रोजनस बेस जब बाइंड करेगा, तो ये OH जो होता है यहाँ से हट जाता है। ये OH जो है पूरा हाइड्रोलिसिस होकर के, मतलब ये नाइट्रोजनस बेस जो होता है यहाँ से पानी निकाल देगा। क्या निकाल देगा, पानी निकाल देगा। ठीक है, यहाँ से जो है पानी निकाल देता है, और यहाँ पर क्या लग जाएगा, नाइट्रोजनस बेस लग जाएगा। देखो पहले नंबर के पेंटोज शुगर के कार्बन के साथ में क्या लग गया, नाइट्रोजनस बेस लग गया। अब यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर क्या लग जाता है, फॉस्फोरिक एसिड लग जाता है। क्या लगता है, फॉस्फोरिक एसिड लग जाता है। देखो कैसे लग जाता है फॉस्फोरिक एसिड, यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड को मैं बना देता हूँ। ऐसे ही था ना फॉस्फोरिक एसिड। अब देखिएगा यहाँ पर ये क्या है, ये OH ग्रुप है, अल्कोहलिक ग्रुप है, पेंटोज शुगर का ये अल्कोहलिक ग्रुप है। और ये क्या है, ये एक एसिड है। फॉस्फोरिक एसिड क्या है, एक प्रकार का एसिड है ना भाई। तो फॉस्फोरिक एसिड में देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये OH और ये OH के बीच में जो है बॉन्ड बनता है, और यहाँ से जो है, यहाँ से भी क्या होता है, वाटर रिमूव हो जाता है, पानी निकल जाएगा। अब बताओ जैसे ही पानी निकलेगा क्या हो जाएगा भाई, इनके बीच में बॉन्ड बनेगा। देखो मैं पानी निकाल देता हूँ, ये पानी निकला ही है। एक सेकंड, ये करता है, ठीक। यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये अब क्या हो जाएगा, इनके बीच में एक ऑक्सीजन रह जाएगा, और यहाँ से ऊपर से भी और नीचे से भी ये क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। किसके किसके बीच में, पेंटोज शुगर और फॉस्फोरिक एसिड के बीच में बॉन्ड बन गया। आपको दिख रहा होगा पेंटोज शुगर और फॉस्फोरिक एसिड के बीच में क्या हो गया, बॉन्ड बन गया है। ठीक है, देखो ऐसे यहाँ पर मैंने बना के दिखाया, पहले नंबर के कार्बन के साथ में नाइट्रोजनस बेस का बॉन्ड बना हुआ है, और यहाँ पे पांचवें नंबर के कार्बन के साथ में यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड के साथ में बॉन्ड बना हुआ है। सेम चीज मैंने यहाँ पर दिखाया है भाई, आपको दिख रहा होगा, सेम चीज दिखाया है मैंने यहाँ पर। देखो यहाँ पर और यहाँ पर, इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो है बॉन्ड बना हुआ है। अब ये जो बॉन्ड बनता है, इसका नाम भी आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन पूछता है कि पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसका नाम क्या होता है। उसका नाम देखो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या फिर एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है किसके किसके बीच में, पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या फिर एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। वहीं फॉस्फोरिक एसिड और पेंटोज शुगर के बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बोलते हैं। देखो एस्टर बॉन्ड हमने आप लोगों को बताया हुआ था। देखो एस्टर किसको, एस्टर बॉन्ड कब बोलते थे, एस्टर बॉन्ड कब बोलते थे, जब कोई, हमने क्या बताया था, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल के बीच में जो है जब बॉन्ड होता था तो उसको क्या बोलते थे, एस्टर बॉन्ड बोलते थे। कभी भी ध्यान दीजिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब क्या हो जाएगा, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में मतलब COOH, और अल्कोहलिक ग्रुप का मतलब क्या हो गया, OH ग्रुप। ठीक है, जब इनके बीच में जब बॉन्ड बनता था, देखो जब बॉन्ड बनता था हम लोगों ने देखा था ना, कहाँ पर देखा था, जब हम लोग प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो वहां पर देखा था ना, प्रोटीन के बीच में जो है क्या पाया जाता था, एस्टर बॉन्ड पाया जाता था। हम लोगों ने देखा हुआ था, एस्टर बॉन्ड पाया जाता था। ठीक है, तो वहां पर भी एस्टर बॉन्ड होता था, स्टेरिफिकेशन होता है, जो पेप्टाइड बॉन्ड बनते थे। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी ये क्या हो रहा है, यहाँ पर एस्टर बॉन्ड बन रहा है, ये क्या बन जाएगा, H2O यहाँ से रिलीज हो जाएगा। H2O क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। ठीक है, H2O यहाँ पर रिलीज हो जाता है। तो H2O जब रिलीज हो जाएगा तो क्या बन जाता है, ये
देखो इसको फिर से पूरा मिटा के बना देता हूँ। जब बॉन्ड पानी निकल जाएगा तो कैसे बॉन्ड बन रहा है, देखो कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये ऐसा बॉन्ड बन जाता था। इसी को क्या बोलते थे हम लोग, एस्टर बॉन्ड बोलते थे। तो सिंपल सा कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहलिक ग्रुप के बीच में जब बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं, एस्टर बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, एस्टर बॉन्ड बोलते हैं। हम लोगों ने कहाँ पर देखा था, हम लोग फैटी एसिड जब पढ़ रहे थे तब, लिपिड्स पढ़ रहे थे, सॉरी मैंने आपको बोल दिया कि कहाँ पर हम लोगों ने प्रोटीन या अमीनो एसिड में बोल दिया ना, वहाँ पर तो क्या था, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड पाए जा रहे थे, ये पेप्टाइड बॉन्ड्स पाए जा रहे थे। हम लोगों ने देखा था कहाँ पर, लिपिड्स में देखा हुआ था, ये एस्टर बॉन्ड को देखा हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या देखते हैं, देखो एस्टर बॉन्ड ये बन गया। अब इसको जो है फॉस्फो एस्टर बॉन्ड क्यों बोलते हैं, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड क्यों बोलते हैं ये समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि देखो ये क्या है, फॉस्फोरिक एसिड है, क्या है, फॉस्फोरिक एसिड है। ये तो सिंपल अल्कोहलिक ही ग्रुप है ना, देखो यहाँ पर ये तो फॉस्फोरिक एसिड है और ये क्या है, सिंपल अल्कोहलिक ग्रुप ही था, सिंपल अल्कोहलिक ग्रुप था। तो अब एसिड और अल्कोहल के बीच में बॉन्ड बन रहा है, लेकिन यहाँ पर एसिड कौन सा है, फॉस्फेट है। कैसा है, फॉस्फोरिक एसिड है या फिर फॉस्फेट है। तो इसकी वजह से इसका नाम पड़ जाता है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ठीक है, इसकी वजह से इसका नाम पड़ जाता है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। मतलब बन तो रहा है एसिड और अल्कोहल के बीच में ही है, लेकिन यहाँ पर एसिड जो हो जाता है वो फॉस्फोरिक एसिड हो जाता है, इसकी वजह से इसका नाम पड़ा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। तो हमेशा ध्यान दें कि पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। और फॉस्फोरिक एसिड और कह सकते हैं पेंटोज शुगर के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनता है। अब ये क्या बन जाता है, हमारा एक न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। अब ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड बार बार जो है एक दूसरे को रिपीट करते हुए चलते रहते हैं, जिससे हमारा क्या बन जाता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है। तो वही चीज अब हम लोग आगे देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। देखो क्या हो गया भाई, एक नाइट्रोजनस बेस है, आपको दिख रहा होगा क्या है, एक नाइट्रोजनस बेस है यहाँ पर, एक नाइट्रोजनस बेस, एक पेंटोज शुगर हो गया और एक फॉस्फेट ग्रुप हो गए। ये तीनों मिल करके क्या बना लेते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड बना लेते हैं। अब सेम चीज यहाँ पर है, ये भी क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड है। यहाँ पर भी देखें, ये भी क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड है, ये भी क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड ये भी हो जाता है। अब देखो ये सारे न्यूक्लियोटाइड जो है आपस में बॉन्डेड है, कैसे हैं, बॉन्डेड है। देखो कहाँ पे बॉन्ड बना रहा है, कहाँ पर बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पर देखो पीछे वाले डायग्राम में देखो, देखो अगर यहाँ पर हम लोग काउंटिंग करते हैं, देखो अगर यहाँ पर हम लोग काउंटिंग करते हैं तो इसको जो है हम लोग 1 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसको 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऐसे ही सिर्फ, और वो सिर्फ 1 2 3 4 5 नहीं बोल देते हैं। इसका एक जो है कुछ वजह होता है, जिसकी वजह से इसको हम लोग 1 डैश बोलते हैं। एक तो पेन धोखा देने लगता है, 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 4 डैश और 5 डैश। ठीक है, 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश बोला जाता है। जो पेंटोज शुगर की नंबरिंग होती है ना, उसको 1 2 3 से नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, मैं आपको समझा देता हूं क्यों नहीं करते हैं। देखो क्यों नहीं करते हैं, सबसे पहली बात भाई इस वजह से नहीं करते हैं, क्योंकि जो हमारे जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से करके जो है उसका जो है नंबरिंग कर चुके हैं। हम लोग नाइट्रोजन बेस में ही हम लोग 1 2 3 4 5 6 यूज कर चुके होते हैं। इसकी वजह से जो है जब हम यहाँ पर नंबरिंग करने लगते हैं तो यहाँ पर इसकी नंबरिंग करते हैं 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश और 5 डैश करते हैं। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि भाई जो पेंटोज शुगर की नंबरिंग होती है उसको 1 2 3 4 5 डैश क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई हम लोगों ने नाइट्रोजन बेस के अंदर तो ऑलरेडी नॉर्मल नंबरिंग कर रखी है। इसी वजह से जब पेंटोज शुगर की नंबरिंग करते हैं तो 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश करके इसकी नंबरिंग करते हैं। तो देखो 1 डैश के साथ में, 1 डैश के साथ में नाइट्रोजन बेस जुड़ा हुआ है और 5 डैश के साथ में फॉस्फोरिक एसिड जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि न्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बनाते हैं या फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बना रहे होंगे, उसको देखेंगे। तो देखो अभी के लिए यहाँ पर देखो मैं एक छोटा सा ऐसे ही बनाता हूँ। क्या भाई, क्या क्यों बोर्ड ये ऐसा करता है। टच उसमें क्या दिक्कत है इसकी।
इसको यहाँ से हटा नहीं सकते क्या? एच था, ठीक है। अब यहाँ पर यहाँ पर जो है हम लोग क्या लगा देते हैं, फॉस्फेट का पी सिर्फ लगा देते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, मैं पूरा फॉस्फेट नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ पी बना दे रहा हूँ। फॉस्फेट ग्रुप लग गया है। अब यहाँ पर देखो काउंट करोगे तो क्या है, ये 1, एकदम मूड खराब हो जाता है भाई। ये क्या है, 1 डैश है, ये क्या है, 2 डैश है, ये 3 डैश है भाई। मैं अब रिस्क नहीं ले पा रहा हूँ, ये बार बार कौन बनाए कौन लिखे, इसी वजह से मैं पीपीटी पढ़ा रहा भाई। यार। क्यों बे, क्यों क्यों भाई? ये 4 डैश मैं कॉपी कर लूँगा भाई यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर है ये 5 डैश होता है, मैं इसको कॉपी कर लूँगा भाई। ठीक है, ये 4 डैश हो गया। क्या नाटक रहता है इसका। यहाँ पर ये 5 डैश से जुड़ा है, ठीक है। आप समझिए, यहाँ पर क्या है, ये 5 डैश से जुड़ा हुआ है, ठीक है। 5 डैश से ये जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर आपको एक दिख रहा है ना, एक आपको यहाँ पर ये दिख रहा है, एक क्या है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक कंप्लीट क्या है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। आप यहाँ पर इस चीज़ को समझिएगा भाई, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। अब यही क्या हो जाता है, बार बार यही जो है, अगर हम लोग देखें, यही बार बार जो है आपस में कैसे बॉन्ड करता है, इसी को मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखो, अगर इसको हम लोग जो है कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर फिर से एक पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे पेस्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा। छोड़ो भाई, हम लोग देखते हैं ऐसे ही। अब देखो, ये एक नाइट्रोजन, एक क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड है। अब इसको एक न्यूक्लियोटाइड हमने बोल दिया। अब ऐसे ये बार बार न्यूक्लियोटाइड जो है, ऐसे बार बार न्यूक्लियोटाइड हम बनाते चले जा सकते हैं, ऊपर नीचे से लेकर के ऊपर तक। तो देखो यहाँ पर ये 3 डैश है, ये 5 डैश है, क्या है, ये 3 डैश है, ये 5 डैश है, ठीक है। अब ये फिर वापस से जो नया न्यूक्लियोटाइड बनेगा, वो यहाँ पर भी क्या होगा, उसका यहाँ पर भी क्या होगा, ये 3 डैश होगा, क्या होगा, वो भी 3 डैश होगा। तो अब देखो यहाँ पर ये 5 डैश टू 3 डैश जुड़ रहा है कि नहीं, ये 5 डैश से 3 डैश जुड़ रहा है। और फिर आगे जो है यहाँ पर दूसरा आएगा, तो उसके पास भी क्या होगा, 5 डैश होगा। और फिर नेक्स्ट दूसरा जब हम न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, तो उसके पास भी क्या होगा, यहाँ पर 3 डैश होगा, ठीक है। और ये फिर वापस से 5 डैश टू 3 डैश जुड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसको 5 डैश अगर कर दें, 5 डैश टू 3 डैश जुड़ जाएगा। तो ऐसे इनके बीच में, सच में भाई बहुत पेशेंस टेस्ट करता है ये।
मूड खराब हो जाता है। अब ये ऐसे क्या करता है, ये जुड़ते चले जाता है, जुड़ते चले जाता है, ये क्या बना लेता है, एक प्रकार का पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना लेता है। वही चीज मैंने यहाँ पर आपको बना करके दिखाया हुआ है। देखो 5 डैश से 3 डैश के बीच में बॉन्ड बन रहा है, और फिर 5 डैश टू 3 डैश, 5 डैश टू 3 डैश, फिर आगे भी अगर जोड़ते चले जाएंगे तो ऐसे 5 डैश टू 3 डैश ये बॉन्ड बनता चला जाएगा। ये नाइट्रोजन बेस नाइट्रोजन बेस नाइट्रोजन बेस नाइट्रोजन बेस लगा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो समझने वाली क्या बात है, क्या लिखा हुआ है मैंने, पॉलीन्यूक्लियोटाइड लिंक्ड विद द 3 डैश टू 5 डैश फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अगर ऊपर से देखो तो 3 डैश टू 5 डैश फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से बना हुआ है। ठीक है, दोनों के बीच में क्या है, 3 डैश से 5 डैश के बीच में क्या हो रहा है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन रहा है। फॉस्फोडाइएस्टर का मतलब समझिएगा, जब फॉस्फेट जो है, जब फॉस्फेट यहाँ पर जो एक बॉन्ड एक जो है अल्कोहल के साथ में जुड़ रहा था, यहाँ पर सिर्फ एक ही अल्कोहल होगा ना, यहाँ पर इसके CH2 के साथ में क्या था, OH ग्रुप लगा हुआ था, OH ग्रुप लगा हुआ था, इसके साथ में क्या बन रहा था, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बन रहा था। लेकिन जब दूसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है, जो इसके साथ में यहाँ पर ये OH था, जब ये दूसरे जो है इसके साथ में, मतलब दूसरा यहाँ पर अगर हम लोग पेंटोज शुगर जोड़ दें, यहाँ पर पेंटोज शुगर जब दूसरा वाला जोड़ते हैं, तो यहाँ पर देखो इसके साथ में ये OH है, तो अब इसके साथ में भी तो ये बॉन्ड करेगा ऐसे, यहाँ से भी क्या हो जाएगा, OH ग्रुप निकल जाएगा, OH ग्रुप यहाँ से भी निकल जाएगा भाई। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा होगा, एस्टर बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर भी तो एस्टर बॉन्ड बनेगा। तो एक फॉस्फेट क्या करता है, एक जो है अपने नीचे वाले जो है पेंटोज शुगर के साथ फॉस्फेट बॉन्ड बनाता है या फिर एस्टर बॉन्ड बनाता है, और अपने जस्ट ऊपर वाले के साथ में भी एक एस्टर बॉन्ड बनाता है। तो इसी वजह से ये जो है एक बॉन्ड जो होता है, ये पूरा बॉन्ड जो है टोटल दोनों को जोड़ करके क्या बोल सकते हैं हम लोग, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलते हैं। देखो यहाँ पर एक फॉस्फेट जो है क्या कर रहा है, अपने नीचे वाले के साथ में भी बॉन्ड कर रहा है और अपने ऊपर वाले के साथ में भी तो कर रहा है। यहाँ पर देखो 5 डैश इसके साथ में किया, 3 डैश इसके साथ में किया, 3 डैश इसके साथ में भी बॉन्ड किया, यहाँ पर देखो 5 डैश इसके साथ में किया, 3 डैश इसके साथ में किया। तो एक फॉस्फेट क्या कर रहा है, 2 बार जो है अल्कोहल के साथ में बॉन्ड करता है। तो इसी वजह से जो है हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो है एक दूसरे के साथ जो है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के साथ में लिंक्ड होते हैं। और कैसे, 3 डैश टू 5 डैश, मतलब यहाँ से देखो अगर ऊपर से देखोगे तो 3 डैश टू 5, 3 डैश टू 5, 3 डैश टू 5, इन दोनों के बीच में बॉन्ड पाया जाएगा। अब और क्या बता रहा है, शुगर फॉस्फेट शुगर। देखो शुगर फॉस्फेट शुगर की बात करते हैं, तो देखो ये क्या हो गया, शुगर हो गया, फॉस्फेट हो गया, शुगर हो गया, फॉस्फेट हो गया, शुगर हो गया, फॉस्फेट हो गया, फिर शुगर हो गया। तो बार बार ये शुगर फॉस्फेट जो है जुड़ करके जो है एक क्या बना रहे हैं। अगर हम लोग पूरी न्यूक्लियोटाइड की बात करें, पूरा ये मान लो न्यूक्लियोटाइड कैसा पूरा चेन बना देते हैं, तो यहाँ पर देखो क्या लगा है, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस लगे हुए हैं। तो अब ये नाइट्रोजनस बेस आपस में यहाँ से ऐसी कोई लिंकेज तो पाई नहीं जा रही है, ऐसी कोई लिंकेज साथ में पाई नहीं जा रही। लेकिन जो है कह सकते हो पूरा स्ट्रेट चेन बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है, जो पूरा स्ट्रेट चेन बनाने के लिए जिम्मेदार है वो कौन है, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर जो है ये जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को जो है हम लोग बोल देते हैं कि जो फॉस्फेट शुगर जो बार बार मिल करके जो है पूरा चेन बना रहे हैं, इसको ही क्या बोल देते हैं, ये जो है हम लोग न्यूक्लियोटाइड का इसको बैकबोन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, बैकबोन। ये पूरा जो चेन आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग बोलते हैं बैकबोन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। तो बैकबोन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड कौन बनाता है, शुगर फॉस्फेट शुगर मिल करके जो है बैकबोन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। देखो बैकबोन ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बैकबोन बनाने का काम कौन करते हैं, फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट जो है बार बार मिल करके बनाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगर हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। अब देखो हम लोगों ने पॉलीन्यूक्लियोटाइड को देख लिया है। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे बना था, फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस से मिलकर के बना हुआ था पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब हम लोग जो है अब न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं। न्यूक्लिक एसिड 2 थे, डीएनए और आरएनए। सबसे पहले आरएनए देखते हैं। आरएनए के पास में क्या था, एडेनिन, गुआनिन, यूरासिल और साइटोसिन, ये नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। ठीक है, और ये आरएनए जो होता है हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ये चीज आपको फैक्ट है, ये याद रखना है। आरएनए जो होता है वो कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, एक धागे का बना होता है। वहीं अगर डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। कैसे डबल होता है अभी हम लोग देखेंगे। देखो आरएनए में क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड है। एक क्या है, एक कह सकते हो ये पेंटोज शुगर है। क्या है, ये पेंटोज शुगर को मैंने साथ में ऐसे ही लगा दिया, फिर उसके साथ में फॉस्फेट लगा दिया, उसके साथ में फॉस्फेट लगा दिया, फिर पेंटोज शुगर, फिर फॉस्फेट, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट, जोड़ करके क्या बना दिया, बैकबोन बना दिया। मान लो हमने ऐसे ये बैकबोन बना दिया किसका, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का। अब इसके साथ में देखो हम लोगों ने पीछे जो है किसी नाइट्रोजन बेस को नहीं लगाया, किसी नाइट्रोजन बेस को नहीं लगाया, बस हम लोगों ने बताया कि नाइट्रोजन बेस है। तो सिर्फ नाइट्रोजन बेस बता करके आप बताओगे तो सिर्फ क्या है वो है,
एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। लेकिन अब तुम एक्चुअल में नाइट्रोजनस बेस का नाम बता दोगे तो वो जो है एक टाइप का जो है न्यूक्लियोटाइड चेन बन जाएगा, या फिर कह सकते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का तब नाम रखना पड़ेगा तुमको। कैसे देखो, अब हमने क्या रखा, एडेनिन लगाया, ग्वानिन लगाया, साइटोसिन, यूरासिल, साइटोसिन, एडेनिन। ये देखो मैंने आपको बताया कि ये नंबर बार बार, ये जो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन होते हैं ये बार बार रिपीट होंगे, रैंडम रिपीट होंगे। ऐसा कोई फिक्स नहीं होगा कि एडेनिन रहेगा तो उसके बाद ग्वानिन आएगा, फिर उसके बाद साइटोसिन, फिर यूरासिल, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। एडेनिन ही 10 बार आ जाएगा कंटिन्यू, एडेनिन के साथ में पीछे जो है ग्वानिन 10 बार आ जाएगा, साइटोसिन 10 बार आ जाएगा, यूरासिल 10 बार आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 10 बार, 5 बार, 3 बार, 4 बार, रैंडम होता है ये, ठीक है, कोई फिक्स नहीं होता है। तो एडेनिन के बाद ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल, ग्वानिन, साइटोसिन, या फिर हम लोगों ने एडेनिन ऐसे ही रैंडम लगा सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये जो सीक्वेंस हमको याद रखना है एडेनिन ग्वानिन का, कोई सीक्वेंस याद रखने की जरूरत नहीं है। ये रैंडम आप यहाँ पर एडेनिन की जगह पर यूरासिल भी लगा सकते हो, ग्वानिन भी लगा सकते हो, साइटोसिन भी लगा सकते हो। मैं सिर्फ एक बता रहा हूँ कि आरएनए का स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं तो वो कैसे रहता होगा। तो एडेनिन है, ये क्या है, पेंटोज शुगर के साथ में एडेनिन लग गया, ये ऊपर की तरफ मान लो ये वापस से पूरा चेन ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पर ग्वानिन है, पेंटोज शुगर है, फॉस्फेट है, साइटोसिन है, पेंटोज शुगर है, फॉस्फेट है, यूरासिल है, पेंटोज शुगर है, फॉस्फेट है। ऐसे जो है पूरा ये चेन बना दिया और ये क्या हो जाता है, हमारा आरएनए मॉलिक्यूल हो जाता है। आरएनए मॉलिक्यूल कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। आरएनए मॉलिक्यूल सिंगल स्टैंडर्ड होता है। तो ये आरएनए मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पर आपको बना करके एक ऐसे दिखाया हुआ है, ठीक है। ये तो हो गया स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। अब स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए में क्या होता है भाई, हमारा एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, थायमिन होता है और साइटोसिन होता है। यहाँ पर क्या होता है, यूरासिल जो है एब्सेंट हो जाता है, यूरासिल जो है नहीं पाया जाएगा। यूरासिल की जगह पर क्या आ जाता है, थायमिन आ जाता है, यूरासिल की जगह पर थायमिन आ जाता है। तो अब देखो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, या फिर कह सकते हैं डीएनए का जो, हाँ डीएनए का स्ट्रक्चर जो है उसको हमको किसने बताया था, वाटसन, दो साइंटिस्ट थे, वाटसन एंड और क्रिक। वाटसन एंड क्रिक दो साइंटिस्ट थे, इन लोगों ने मिल करके जो है डीएनए के स्ट्रक्चर को जो है खोज करके बताया, या फिर माइक्रोस्कोप की स्टडी से हमको देख करके बताया कि डीएनए का स्ट्रक्चर एक्चुअली में होता कैसे है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया कि डीएनए जो होता है वो डबल हेलिकल मॉडल में होता है। कैसा होता है, डबल हेलिक्स में होता है या फिर डबल स्टैंडर्ड होता है। कैसे, हेलिक्स का मतलब क्या होता है, कॉइल। हेलिक्स का मतलब आपको मैंने पहले प्रोटीन वाले में बताया था ना, हेलिक्स मतलब क्या होता है, कॉइलिंग होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कैसा है, डबल हेलिक्स है। कैसा है, डबल हेलिक्स है। अब डबल हेलिक्स आप बना करके अगर देखें तो देखो ये एक हेलिक्स हो गया, उसी के साथ में क्या हो जाएगा, ये डबल हेलिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोल देते हैं, यही हमारा क्या हो जाता है, डीएनए का स्ट्रक्चर हो जाता है। अब देखो आरएनए में जो है हम लोगों ने क्या देखा था, एक ही चेन उठा करके ऐसे सीधा बना दिया था, एक ही चेन उठा करके बना दिया था। लेकिन अब वही डीएनए अगर हम बना करके देखें तो डीएनए में क्या होगा, यही चेन पूरी डीएनए में एक स्ट्रैंड में पाई जाएगी। मतलब ये जो एक स्ट्रैंड इसका होगा ना, एक स्ट्रैंड में वही चेन पाई जाएगी और दूसरे स्ट्रैंड में भी वही चेन पाई जाएगी। कैसे पाई जाएगी मैं अभी आगे डायग्राम में दिखाऊंगा। देखो अभी क्या बोल रहा है, देखो कह रहा है कि 2 स्ट्रैंड ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट। इसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड के 2 स्ट्रैंड पाए जाएंगे। जैसे आरएनए के अंदर क्या था, सिर्फ एक स्ट्रैंड पाया जाता था, ऐसे यहाँ पर जो है कह सकते हो यही स्ट्रैंड को कॉपी करके बगल में लगा दो और फिर इन दोनों के बीच में जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं वो दोनों के बीच में बॉन्ड बना दो। वो दोनों के बीच में जब बॉन्ड बना दोगे तो वही क्या बन जाता है, डीएनए का डबल स्टैंडर्ड मॉडल बनता है। तो 2 स्ट्रैंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट, 2 स्ट्रैंड प्रेजेंट होते हैं इसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड के। बोथ स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल, बोथ स्ट्रैंड क्या होते हैं, एंटी पैरेलल टू ईच अदर। कैसे होंगे अभी मैं स्ट्रक्चर में बताऊंगा कि कैसे एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल का मतलब क्या हो गया बेटा, देखो जब हम लोग जो है न्यूक्लियोटाइड अगर देखो पेंटोज शुगर को बनाते हैं यहाँ पर, तो ये 1 होता है, ये 2 डैश होता है, ये क्या होता है 3 डैश होता है, ये 4 डैश होता है, और इसके साथ में जो हमारा दूसरा कार्बन, लास्ट वाला कार्बन लगा होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, 5 डैश। ये भी डैश है, ठीक है, 5 डैश। तो अगर ऐसे ऊपर से पढ़ते आओगे तो जो ऊपर पॉलीन्यूक्लियर चेन बना है, जैसे यहाँ पर देखोगा सबसे ऊपर क्या होगा, नीचे से अगर चलते जाएंगे तो ऊपर क्या होगा 5 डैश होगा, फिर सबसे नीचे की तरफ क्या होगा 3 डैश, फिर क्या होगा 5 डैश 3 डैश। ऐसे ऊपर से लेकर के नीचे तक अगर देखें तो क्या हो जाएगा 5 डैश टू 3 डैश हो जाएगा, 5 डैश टू 3 डैश हो जाएगा। तो वैसे यहाँ पर क्या बता रहा है कि एक स्ट्रैंड क्या होता है, एक स्ट्रैंड जो है कैसे चलता है 3 डैश टू 5 डैश, और दूसरा स्ट्रैंड कैसे चलेगा, उल्टा चलेगा, 5 डैश टू 3 डैश चलेगा। तो देखो एक दूसरे के उल्टे कैसे हैं, एक स्टैंड 3 डैश टू 5 डैश चल रहा है तो दूसरा कैसा चल रहा है 5 डैश टू 3 डैश चल रहा है। अभी कैसे चल रहा है मैं दिखाता हूँ डायग्राम में, अभी के लिए बस यहाँ पर यही समझ लो कि दोनों कैसे एंटी पैरेलल होते हैं। एक तो 3 डैश टू 5 डैश चलता है और दूसरा जो है 5 डैश टू 3 डैश चलता है। अभी जस्ट तुरंत ही आएगा डायग्राम, देखो यहाँ पर आ गया डायग्राम। देखो क्या कह रहा है
क्या कह रहा था मैं, एक कैसे चलता था 3' to 5'। देखो अगर यहाँ पर देखें 3 नंबर पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। देखो 3 नंबर पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। अब इसी के साथ में चलते हैं तो ये 3 है, इस तरफ सबसे पीछे की तरफ क्या छूटा हुआ है, 3 छूटा हुआ है, और सबसे लास्ट में क्या छूटा, 5 नंबर पे क्या है, फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है। तो ऐसे अगर हम लोग जोड़ते जाए यहाँ पर, ये इस वाले कार्बन पर ये वाला क्या हो जाएगा, तो मेरा दिमाग क्या खराब कर देता है अलग से। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 नंबर का कार्बन रहा होगा ना, ये 1 2 3, मतलब सब पे डैश है, आप ये मत सोचिएगा डैश नहीं, ये 1, इसके पास 1 डैश, 2 भाई डैश नहीं लग रहा है, आप लोग समझिएगा, 2 डैश है, 3 डैश है, और आगे 4 डैश हो जाएगा, ये 5 डैश हो जाएगा। ठीक है, 3 डैश 5 डैश हो जाता है। तो अब यहाँ पर देखो ये लास्ट में 3 डैश पे क्या है, OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। लेकिन ऐसे ये पूरी चेन अगर हम लोग बनाते जाएंगे तो लास्ट में क्या आ जाता है, फॉस्फेट ग्रुप आ जाता है। और ये कैसा होता है, लास्ट में 5 नंबर आएगा ना, लास्ट में यहाँ पर 5 वाले कार्बन के ऊपर क्या होता है, ये फॉस्फेट ग्रुप जो है छूटा हुआ रहता है, तो ये 5 डैश हो जाता है। तो अब एक ये चेन हो गया पूरा, एक ये चेन हो गया जो कैसे चल रहा है, 3 डैश to 5 डैश चल रहा है। अब लेकिन वहीं ऊपर वाली चेन की बात करते हैं तो ये क्या है, यहाँ पर ये एंटी उल्टा होता है हमेशा, कभी भी जो है ये कह सकते हो ऐसे सामने सामने ये नहीं जुड़ते, हमेशा उल्टा जुड़ते हैं। तो ये जो होता है 5 डैश से लेकर के किधर जा रहा है, 3 डैश जा रहा है। इसी वजह से इन दोनों को क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल बोलते हैं। ठीक है, ये कभी भी स्टैंड जो है आमने सामने ऐसे नहीं रहेंगे, हमेशा उल्टा रहेंगे। मतलब एक ने एक ने कह सकते हो, एक बार मैं बना के आपको दिखाता हूँ, एक का नाइट्रोजन बेस अगर ऐसे लगा हुआ है तो दूसरे का नाइट्रोजन बेस ऐसा कभी आप नहीं बनाएंगे कि जो है ऐसे बना दूं मैं और यहाँ पर नाइट्रोजन बेस लगा दूं, ऐसे नहीं लगेगा। अगर आप ऐसे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये गड़बड़ हो जाता है। दूसरा कैसा होता है, दूसरा जो है उल्टा लगता है। कैसे, देखो दूसरा वाला जो है ये उल्टा चलेगा, ऐसे लगेगा, ऊपर थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। यहाँ पर कितना भी होशियारी कर लूँ ये खराब कर ही देता है। ये नाइट्रोजन बेस, अब इन दोनों के बीच में क्या होता है, ये बॉन्ड ऐसे बनता है। इसी वजह देखो ये वाला उल्टा है, ये वाला सीधा है। ये वाला देखो 3 डैश से चलेगा किधर, 5 डैश की तरफ। अगर इसको देखेंगे तो इसका 3 डैश किधर आएगा, इधर आएगा, और इसका 5 डैश इधर आएगा। ठीक है, इसी वजह से देखो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंटी पैरेलल। ये ऐसे सीधा ऊपर जा रहा है, ये उल्टा नीचे आ रहा है, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल टू ईच अदर बोलते हैं। आशा करता हूँ यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो क्या कह रहा है, प्यूरिन्स ऑफ वन स्ट्रैंड बाइंड्स विद द पायरिमिडीन ऑफ द अदर स्ट्रैंड विद H बॉन्ड। देखो एक पे क्या है, देखो इस पे भी नाइट्रोजन बेस लगा हुआ है भाई, इस पे भी नाइट्रोजन बेस, इस पे भी नाइट्रोजन बेस, इस पे भी नाइट्रोजन बेस है, यहाँ पर भी सेम नाइट्रोजन बेस है। अब जो दोनों नाइट्रोजन बेस होते हैं ना अपोजिट स्ट्रैंड में, ये दोनों एक दूसरे के साथ किससे बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से जो है बॉन्ड करते हैं। ठीक है, लेकिन अब जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं हम लोगों ने 2 टाइप के पढ़े, एक तो प्यूरिन होता है और एक पायरिमिडीन होता है। तो हमेशा जो प्यूरिन होता है वो हमेशा किसके साथ बॉन्ड करेगा, पायरिमिडीन के साथ बॉन्ड करेगा, पायरिमिडीन के साथ बॉन्ड करेगा। प्यूरिन से कभी नहीं बॉन्ड करेगा, और पायरिमिडीन से कभी भी बॉन्ड नहीं करेगा। तो प्यूरिन पायरिमिडीन के साथ बॉन्ड करेगा। तो प्यूरिन में हमारे पास क्या था, एडेनिन था, ग्वानिन था, और हम पर जो पायरिमिडीन की बात करते हैं तो क्या था, यूरासिल था, थायमिन था और साइटोसिन था। तो लेकिन अब हमारे डीएनए के पास क्या होता है, डीएनए के पास यूरासिल तो होता नहीं है, तो यूरासिल को तुम हटा दो, यूरासिल हमने हटा दिया, तो हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ थायमिन और साइटोसिन बन जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर प्यूरिन से अगर एडेनिन उठाते हैं तो पायरिमिडीन से थायमिन उठाएंगे, तो इन दोनों के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड लगता है, और हाइड्रोजन जो बॉन्ड लगता है वो डबल बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड। देखो एडेनिन के साथ थायमिन जुड़ता है, किसके साथ, डबल बॉन्ड के साथ में जुड़ता है, डबल बॉन्ड की मदद से जुड़ता है। वहीं ग्वानिन की बात करें तो ग्वानिन जो है साइटोसिन के साथ जुड़ता है और वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है। देखो यहाँ पर ग्वानिन जो है साइटोसिन के साथ जुड़ रहा है, किससे, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ रहा होता है। और ये हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है पूरक होना। जैसे अगर आप कहीं पर भी एडेनिन लिख दो, एडेनिन लिख दो, एडेनिन लिख दो, तो हमेशा आपको ये याद रखना है कि हमेशा और हमेशा एडेनिन जो होगा वो थायमिन के साथ ही बॉन्ड करेगा। वो कभी भी एडेनिन जो है साइटोसिन के साथ जाकर के बॉन्ड नहीं करेगा, वो हमेशा एडेनिन जो है थायमिन के साथ ही बॉन्ड करेगा। तो किधर भी आपको एडेनिन दिख जाए तो आप आग बंद करके उसके सामने क्या लगा दोगे, थायमिन, आग बंद करके थायमिन लगा दोगे। अगर वही ग्वानिन लिख दे
तो ग्वानिन के साथ में आपको आंख बंद करके क्या लगाना, साइटोसिन लगाना। वही सेम चीज इसका वाइस वर्सा उल्टा कर सकते हो, अगर कहीं साइटोसिन दिख जाए तो आपको उसके सामने क्या लगाना है, ग्वानिन। साइटोसिन दिख जाए तो ग्वानिन लगाना है। वही चीज आपको थायमिन अगर कहीं दिख जाए तो एडेनिन लगाना है, थायमिन दिख जाए तो एडेनिन लगाना है, ठीक है। तो ये ऐसे क्या करते हैं, ये बॉन्ड बनाते हैं प्यूरिन और पायरिमिडीन के साथ में। वही चीज मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है कि वही चीज बताया कि ये क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। देखो एक स्टैंड जो 5' to 3' ये था और ये 3' to 5' ये था, इसके पास जो नाइट्रोजन बेस है ये थाइमिन है, किसके साथ बॉन्ड कर रहा है, एडेनिन के साथ में, और बॉन्ड कैसा है, डबल बॉन्ड है। एडेनिन है, देखो यहाँ पर भी ये थाइमिन है, डबल बॉन्ड है। साइटोसिन है, ग्वानिन है, ट्रिपल बॉन्ड है। ग्वानिन है, साइटोसिन है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो यही हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से क्या होते हैं, दोनों जो स्ट्रैंड होते हैं, दोनों जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होते हैं डीएनए के, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं और ये कैसा चेन बना लेते हैं, ऐसे कह सकते हो लैडर लाइक पूरा चेन बना लेते हैं। और ये क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। मैं तो ये सीधा बना के दिखा रहा हूँ, एक्चुअली में सीधा ना होकर के कैसा होता है, ये ऐसे ऐठा हुआ होता है, ये ऐसे ऐठा हुआ होता है डीएनए हमारा, ठीक है। और दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ में एंटी पैरेलली जुड़े होते हैं, ठीक है। अब आगे देखें, अगर हम लोग आगे देखते हैं, देखो डीएनए के जो है स्ट्रक्चर की बात करा हुआ है कि एक मतलब डीएनए कैसे क्वाइल्ड होता है, या फिर डीएनए का जो है, डीएनए में कैसे नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, वो सब के बारे में बात कर रहा है थोड़ा सा। मतलब कह सकते हो डीएनए के लेंथ की थोड़ी सी बात करी जा रही है यहाँ पर। देखो डीएनए में जो है कह सकते हो एक टर्न की बात करें, देखो यहाँ पर ऐसे डीएनए बनाया मैंने, ये ठीक है, ये डीएनए बनाया मैंने, ठीक। अब यहाँ पर देखो अगर ऐसे हम लोग बनाएं, ऐसे डीएनए क्या करता है, क्वाइल करता है। तो यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देना है, एक क्वाइल, एक टर्निंग, देखो एक टर्निंग क्या है, ये है। आपको ये भी दूसरी टर्निंग दिख रही होगी, लेकिन ये दूसरी टर्निंग नहीं है, दूसरी टर्निंग ये है। कैसे दूसरी टर्निंग ये है, क्योंकि देखो क्या होता है कि जब डीएनए से घूम रहा होता है ना, जैसे आपको कैसे समझाऊं मैं, ये देखो मैं समझाता हूँ केबल की मदद से। देखो ये दो है केबल, है केबल दिख रहा है आपको। अब ये एक डीएनए का स्ट्रैंड ये हो गया, एक डीएनए का स्ट्रैंड ये हो गया। अब ये आपस में क्या होते हैं, ऐसे ही क्वाइल्ड होते हैं, ऐसे ही क्या होते हैं, ऐसे ऐठे होते हैं, ठीक है। ऐसे समझ लो, आपको दिख रहा होगा ऐसे ऐठे होते हैं। अब ये दोनों के बीच में क्या होता है, इन दोनों के बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जा रहा है, बीच में नाइट्रोजन बेसिस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। अब ये जो क्वाइलिंग है, अब देखो हमको कैसा दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, ठीक है। यही चीज तो यहाँ पर दिख रहा है, ऊपर की तरफ, यहाँ पर जो ऊपर की तरफ आपको दिख रहा है कि दोनों जुड़े हुए हैं, और बीच में यहाँ पर भी दिख रहा होगा जो एक दूसरे के पीछे केबल आ रहे हैं, और फिर नीचे की तरफ भी आपको ऐसा दिखेगा कि ये दोनों क्या हैं, एक जगह पे ऐड है। तो लेकिन जो कॉइलिंग होती है ये ऊपर की तरफ है और नीचे की तरफ है। बीच में जो कॉइलिंग आपको लगती है, जो क्रॉस जहाँ पे बन करके आपको दिख रहा होगा क्रॉस, वो एक्चुअल में वहां पर कोई भी बॉन्ड नहीं है। जैसे ये वाला जो दिख रहा है बॉन्ड बोले तो यहाँ पर ये कॉइलिंग को नहीं काउंट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है, मैं आपको ये चीज समझाता हूँ ऐसा क्यों होता है। ऐसा इस वजह से होता है भाई, क्योंकि एक कंप्लीट कॉइलिंग में, एक डीएनए के कंप्लीट कॉइलिंग में जो है, एक डीएनए के कंप्लीट कॉइलिंग मतलब यहाँ से जो है यहाँ तक अगर इसको कॉइलिंग काउंट कर रहे हैं, एक डीएनए के कंप्लीट कॉइलिंग में जो है 10 जो है कह सकते हो 10 नाइट्रोजनस बेस होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 10 नाइट्रोजनस बेस होने चाहिए। तो अगर सिर्फ यहाँ से यहाँ तक को काउंट करें अगर हम लोग ना, तो यहाँ से यहाँ तक में सिर्फ और सिर्फ 5 ही कंप्लीट होते हैं, 5 ही कंप्लीट होते हैं। तो इसकी वजह से जो है इसको हम लोग एक हेलिक्स नहीं बोलते हैं, या फिर एक कॉइलिंग इसको नहीं बोलते हैं। तो कंप्लीट हेलिक्स जो है कह सकते हो एक टर्न, एक मतलब कह सकते हो कि जब तक जो है 10 नाइट्रोजन बेस कंप्लीट नहीं हो जाते हैं तब तक जो है उसको हम कंप्लीट हेलिक्स नहीं बोलते हैं। तो यहाँ से हम लोग काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंप्लीट हो गए, तब क्या हो गया, एक हेलिक्स बन गया। एक तो इस तरीके से आप समझ सकते हो हेलिक्स को। दूसरा तरीका ऐसे समझ सकते हो कि क्या होता है, जो भी जितने 10 नाइट्रोजन बेस का नाम जो मैंने बताया, ये सारे नाइट्रोजन बेस जो है एक दूसरे से, जैसे मान लो एक नाइट्रोजन बेस यहाँ पर था, ये एक नाइट्रोजन बेस यहाँ पर था, ये दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्डेड थे। लेकिन अब यहीं पर जब दूसरा, ये मान लो ये नाइट्रोजन बेस था, अब जब दूसरा नाइट्रोजन बेस इसके ऊपर लगेगा ना, वो थोड़ा सा इससे टिल्ट हो जाएगा, और फिर उसके ऊपर वाला और थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, और ऊपर वाला और थोड़ा सा, और ऊपर वाला और थोड़ा सा, ऐसे टिल्ट होते 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 होते, जैसे मान लो ये 1 नंबर का नाइट्रोजन था, ऐसे ही मैं कलर की बात कर लेता हूँ, कलर पे देख लेते हैं हम लोग। ये नाइट्रोजन ग्रीन कलर का है, ये नाइट्रोजन बेस येलो कलर का है। अब ये घूमते घूमते देखो, ये नाइट्रोजन बेस यहाँ पर है, ऐसे घूमते 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 ऐसे थोड़ा थोड़ा एंगल पे घूमते 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 वापस ऐसे जाएगा। जब 10वें नंबर तक पहुंचेगा तो ग्रीन वाला वापस से इस तरफ आ जाएगा और येलो वाला वापस से
उस तरफ चला जाएगा। देखो अगर हम लोग ऐसे देखें तो ये घूमते हुए जो है, घूमते घूमते अगर मान लो बीच में कहीं पर पहुंचा रहा होगा, जब ये वाले पॉइंट पर अगर हम लोग देखते हैं तो बीच में कहीं पर पहुंचा रहा होगा, तो ग्रीन वाला इस तरफ आ गया होगा घूमते घूमते, और जो है येलो वाला किस तरफ आ गया होगा, इस तरफ। समझाने के लिए बता रहा हूँ भाई, सेम नाइट्रोजन बेस नहीं जा रहा, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ। ऐसे घूमते घूमते इस तरफ चला गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो ये घूम रहा था ना, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे सेम चीज ये भी घूम रहा है, फिर घूमते घूमते, फिर घूमते घूमते यहाँ पर चला गया, फिर घूमते घूमते ये यहाँ पर चला गया। तो यही क्या हो रहा है, ये ऐसे कॉइल घूम रहा है। जो डीएनए स्ट्रैंड होता है वो कैसा होता है, ऐसे घूम रहा होता है। तो अब यहाँ पर वही हम लोग को देखना है कि घूम रहा है तो कितने डिग्री एंगल पर घूमता है, ठीक है, कितने डिग्री एंगल पर जो है ये घूम रहा होता है। देखो ये हर नाइट्रोजनस बेस अपने एक दूसरे नाइट्रोजनस बेस से जो है 36 डिग्री पे घूमता है। कितने डिग्री पे, 36। मतलब एक नाइट्रोजनस बेस ये था, ये इससे थोड़ा सा ये वाला 36 डिग्री घूम जाएगा, फिर ये वाला थोड़ा सा 36, फिर 36, फिर 36, जैसे घूमते घूमते जो है 10वें तक पहुंचते पहुंचते कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। मतलब जो नाइट्रोजनस बेस पहले ऐसे था, यहाँ से घूमते 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 वापस से फिर वो कैसे हो गया, फिर से वैसे हो गया, ठीक है। तो जब क्या होता है, एक कह सकते हो एक हेलिक्स तब बोलते हैं जब एक नाइट्रोजन बेस घूम करके पूरा 360 जो है सेम एंगल पर आ जाएगा, उसी को क्या बोलते हैं, एक हेलिक्स बोलते हैं। अब एक हेलिक्स का लेंथ देखें, देखो ये एक हेलिक्स यहां से है, ऐसे एक हेलिक्स का लेंथ देखते हैं, तो एक हेलिक्स का लेंथ जो होता है वो 34 एंगस्ट्रम होता है। कितना होता है, 34 एंगस्ट्रम होता है, ठीक है, एक हेलिक्स का। और एक नाइट्रोजन बेस के, मतलब ऐसे दो नाइट्रोजन बेस बना, तो इनके बीच का अगर डिस्टेंस हम लोग देखना चाहें, देखो यहाँ पर मैंने दिखाया है, दो नाइट्रोजन बेस के बीच का डिफरेंस दिखाया है, वो कितना होता है, 3.4 एंगस्ट्रम होता है। कितने नाइट्रोजन बेस होते हैं, 10 होते हैं ना, इसी में हम लोग 10 का मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 34 एंगस्ट्रम आ जाएगा। सिंपल सी बात है, 34 एंगस्ट्रम आ जाएगा, ठीक है। तो वही चीज बताया कि पूरा लेंथ कितना होता है, 34। एक हेलिक्स का लेंथ कितना होता है, 34 होता है। एक हेलिक्स में कितने नाइट्रोजन बेस होते हैं, 10 होते हैं, ठीक है। क्या कहा है, ईच स्टेप ऑफ नाइट्रोजन बेस इज टर्न्ड बाई 36 डिग्री बाई वन अनदर। एक दूसरे से, मान लो एक ये था, दूसरा वाला ये था, तीसरा वाला ये था, चौथा वाला ये था, तो सभी क्या है 36 डिग्री पे जो है एक दूसरे से घूमते हुए जा रहे हैं। और पूरा हेलिक्स जो है कितना टर्न ले लेता है, 360 डिग्री का टर्न ले लेता है, ठीक है। 360 डिग्री का टर्न ले करके क्या बना लेगा, एक कंप्लीट हेलिक्स बना लेगा। आपको क्या ध्यान देना है, एक कंप्लीट हेलिक्स का लेंथ कितना होता है, 3.4 होता है। दो नाइट्रोजन बेस के बीच का डिफरेंस कितना होता है, डिस्टेंस कितना, 3.4 एंगस्ट्रम होता है। और पूछा जाए कि दो नाइट्रोजन बेस के बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है, वो 36 डिग्री जो है एंगल होता है। और एक कंप्लीट जो हेलिक्स होता है वो कितना डिग्री घूमता है, तो 360 डिग्री घूमता है, ठीक है। तो यहाँ पर भाई ये जो हमारा न्यूक्लिक एसिड का लास्ट टॉपिक था, जिसमें हम लोग को एक हेलिक्स का डिस्टेंस बताना था या फिर एक हेलिकल स्ट्रक्चर बना करके आपको बताना था, ठीक है। डिस्टेंस, एंगल, ये सारी चीज़ें बतानी थी। तो यहाँ पर जो हमारा न्यूक्लिक एसिड जो है ख़त्म होता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है न्यूक्लिक एसिड समझ में आया होगा। और अगर जहाँ पर भी नहीं समझा है तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में आराम से विदाउट एनी हेजिटेशन भाई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर पर्सनली कनेक्ट करना चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है मैंने, आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। और जितना भी हम लोग यहाँ पर लेक्चर पढ़ रहे हैं वो सभी लेक्चर जो है आप लोग पीडीएफ नोट्स के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, फ्री में एकदम से, कोई उसमें चार्जेस नहीं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से आप फ्रीली जो है डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। और मैं आप लोगों से अपील करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को जो है वीडियो लेक्चर मेरा पसंद आ रहा है तो प्लीज़ उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। धन्यवाद सभी को।